नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा और उसे प्रोसेस भी कर लिया होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने इंडेक्सेशन की बेनिफिट जो हटाई थी उसे अमेंडमेंट के माध्यम से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले पहले खरीदी है तो आपको अब ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप न्यू स्कीम के थ्रू जाना चाहते हैं या ओल्ड स्कीम के थ्रू जाना चाहते हैं। न्यू स्कीम में आपको फ्लैट 12.5% का टैक्सेशन लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, राइट। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम पर जाना चाहते हैं, ओल्ड स्कीम पर जाना चाहते हैं सॉरी, तो आपको इंडेक्सेशन के साथ साथ 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, राइट। तो ये एक अच्छी मूव है, बट ये आई थिंक जो डेट का क्राइटेरिया लगाया है इन्होंने, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन के बाद से अब आपको ओल्ड स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी भी काफ़ी सेटबैक है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, जो बेसिकली प्रॉपर्टी को फ्लिप करते रहते थे, फ़ायदा बनाते थे अपना, तो फ्लिप करना, और अगर आपका प्रॉपर्टी का डिसीज़न कोई गलत हो गया है तो इस डिसीज़न को करेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इंडेक्सेशन की वजह से क्या क्या नुकसान होगा। ये कहीं ना कहीं रिलीफ है ऐसे लोगों के लिए जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, जिन्हें नहीं पता था उस टाइम पर कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा, किसी ने खरीद लिया इसे लिक्विडेट करने के लिए, तो वेलकमिंग डिसीजन है। इससे पहले न्यू स्कीम में जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं था तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे तब, राइट। तो इसे ईजिली कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। ग्रैंडफादरिंग हर एक चीज़ की होनी चाहिए, यानी कि जब आप कोई अमेंडमेंट अनाउंस कर रहे हैं तो वो चीज़ उसी दिन से स्टार्ट होनी चाहिए, उसके एक दिन बाद से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पास्ट को भी इम्पैक्ट कर रही हो। तो अब इस पर आते हैं कि ये हुआ क्यों है। सबसे पहले जब ये इंडेक्सेशन को रिमूव करने वाला न्यूज़ आया तो जितने भी हमारे ऑपोजिशन वाले हैं और काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री लेवल पर हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, सबका ही बैकफायर आया था फिनेंस मिनिस्टर पर कि ये डिसीज़न कहीं ना कहीं हम सभी के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का जो साफ साफ कहना था कि इससे हम बेनिफिट देना चाहते हैं हाउसिंग बायर्स को, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं था। बट जब आप चीज़ें पेपर पर देखते हैं तो रियल एस्टेट बिल्कुल डिफरेंट आता है, और रियलिटी में देखते हैं तो डिफरेंट आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइट के ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। तो जो सबसे पहली पहल की थी राघव चड्ढा जी ने कि फिनेंस मिनिस्ट्री में कंप्लेंट्स वगैरह की थी, पूरी की पूरी रियल एस्टेट लॉबी ने अपनी तरफ से, चाहे ट्वीट्स के माध्यम से हों, मेल्स के माध्यम से हों, लेटर्स के माध्यम से हों, पूरी लड़ाई लड़ी है जिससे कि इंडेक्सेशन को एटलीस्ट ग्रैंडफादरिंग के साथ रिवाइव किया है। क्या आगे भी होना चाहिए? यस, नियर फ्यूचर में भी हमें इंडेक्सेशन के लिए फ़ाइट करना चाहिए, बट मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है कि जो आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ परचेजेस हैं उनमें हमें इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलेंगी। तो मतलब अब आपको गलती करने के चांसेस काफ़ी कम हैं। प्रॉपर्टी लीजिए और होल्ड कीजिए। इससे मैं रियल एस्टेट लॉबी को लेकर के काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग और जो रियल एस्टेट ओन करते हैं उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। क्योंकि जो बाकी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड पर देखें तो म्यूचुअल फ़ंड में भी कई कैटेगरीज़ में गलत टैक्सेशन गवर्नमेंट लगाती है। जैसे डेट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, अब उनको आप उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस आप 12.5% के हिसाब से काटोगे, जबकि करंट स्लैब से होना चाहिए। वहाँ पर कोई इस तरीके की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब रियल एस्टेट में ऐसा है, क्यों है ऐसा, थोड़ा सा मैं इस पर भी टच अपॉन कर देता हूँ। क्योंकि रियल एस्टेट जो सबसे ज़्यादा लोग ओन करते हैं वो वेल्दी लोग ही ओन करते हैं, और जो भी हमारे नेता लोग हैं, एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स हैं, वो हैं अमीर, राइट। वेल्दी लोग ही रियल एस्टेट ओन करते हैं, और जो वेल्दी बनना चाहते हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ये फैक्ट है। अब ये चीज़ अगर आपके हाई एंड क्लास को या जो रिच लोग हैं उनको अगर इम्पैक्ट करेगी तो गवर्नमेंट पर ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है, रादर देन मिडिल क्लास उतना दबाव नहीं बना सकती, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राघव चड्ढा जी का और
हमारी पूरी रियल एस्टेट लॉबी का, जिन्होंने इस लड़ाई में हम सभी का साथ दिया। और अगर बेहतर हो, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, अगर आगे आने वाले परचेजेस के लिए भी अगर इंडेक्सेशन इंट्रोड्यूस हो पाए तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। बट एनीवेज, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां इन्वेस्टेड हैं, आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ रियल एस्टेट। म्यूचुअल फंड्स वगैरह आई थिंक आज के डेट में अवॉइड किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्टेड रखना म्यूचुअल फंड में, आई डोंट थिंक इट्स फिनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजन, राइट। अभी रिसेंटली जब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे तो राहुल गांधी जी के जो भी एसेट एलोकेशंस थे उन पर चर्चा चल रही थी ट्विटर पर, राइट। तो अगर आप उनका फोलियो देखें तो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट वो ओन करते हैं और इक्विटीज़ में उससे ज़्यादा कहीं और रिस्क भी लेते हैं, राइट। तो वहाँ पर भी मेरा टेक यही था कि अगर आप एक अच्छी रियल एस्टेट ओन करते हैं और वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है तो आप इक्विटी में ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। फिर आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, राइट। तो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट ओनली, जिससे कि आप जहां वेल्दी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां इन्वेस्ट कर पाएँ और अपनी वेल्थ बना पाएँ। रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी, राइट। आज मैं यही पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हो जाए तो जो भी हमारे लीडर्स हैं उसे वो सही कराएंगे और बाकी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जाते जाते एक आखिरी पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर आप कोई रियल एस्टेट ओन करते हैं, यानी कि अगर पुराने चावल ओन करते हैं, अच्छी लोकेशन पर है, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। अगर वो ठीक ठाक कर रही है तो उसे ना बेचें, ऐसा ना करें कि उसे बेच करके आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले लें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आपकी इंडेक्सेशन की बेनिफिट दे रही है उसे होल्ड करके रखें। अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अपने नए पैसे से इन्हीं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, एसआईपीज़ वगैरह, ईटीएफ्स वगैरह का यूज़ करके पहले वो पैसा बना लें और फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। इस प्रॉपर्टी को आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराने चावल हैं, इनका आपको भोग करना चाहिए, ना कि इसे लिक्विडेट करना चाहिए, राइट। क्योंकि जो आप नई परचेज़ करेंगे उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो एट द एंड आप टैक्सेस ज़्यादा पे करेंगे। अब प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने का जो रीज़न है वो सिर्फ इतना नहीं हो सकता कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या लिक्विडेट करके आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कराना चाहते हैं। कि मतलब काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों की आपको शादी करनी हो इसीलिए आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा हो। तो ये कितने भी रीज़न हों, या आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कितने भी रीज़न हों, XYZ रीज़न्स हो सकते हैं, आप कोशिश करें कि पुराने चावल हैं उसे अपने घर में रखे रहें, उसको खाते रहें, यही कह सकता हूँ मैं, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक क्लैरिटी दी हो कि जो भी रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन और चेंजेस वगैरह आ रहे हैं इससे आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आपको कैसे इस पर एक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन बटन एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, जहां पर हम इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट डिस्कशंस करते हैं, एजुकेटिव वीडियोस लाते हैं, बहुत ही बेहतरीन होती हैं। ऐसी चीज़ें आपको रियल एस्टेट की डिसीजन मेकिंग में वेल इक्विप्ड करती हैं, राइट। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ एक्सप्लोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो। Bye bye.